सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम 24 नवंबर 2022 के करंट अफेयर का हम बात करेंगे जो द हिंदू से लिया गया है। हिंदू के जो प्रमुख करंट अफेयर हैं उसकी चर्चा करेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं समय को बिना गवाए हुए। आज का पहला न्यूज़पेपर से अगर आप देखेंगे तो आपके फ्रंट पेज पर जब आप न्यूज को देखेंगे, ये हमने आपको डायरेक्ट न्यूज लिया है द हिंदू का, और इस द न्यूज में आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देख सकते हैं कि कहता है इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी यश मैन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं के एम जोसेफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिसे आप चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो सरकार के इशारे पर वो नाचता हो, सरकार के इशारे पर बात करता हो, यस सर नो सर वाली वो उनके अंदर में क्वालिटी हो। ऐसा व्यक्ति देश के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये राय दी। उन्होंने उदाहरण दिया, आप पढ़ेंगे इस न्यूज को, हम डिटेल से हम चर्चा करेंगे इस चीज पर। उन्होंने वेडनेसडे की इस बात से कहा कि इलेक्शन कमीशन हु वुड नॉट बी श्रिंक फ्रॉम द इवेंट टेकिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर। अगर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि प्रधानमंत्री को कटघरा में लाने की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे चूके ना। अर्थात कोई भी भारत के व्यक्ति हो, मतलब उसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र की जो असीमिता है उसको बचाए रखे, लोकतंत्र की जो फाउंडेशंस है उसको मजबूत रखे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये राय है। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशंस बाय अ कलीजियम्स ऑफ पीएम, सीजेआई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन तीनों चारों के कलीजियम से मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव होता है। इनमें कहा जा रहा है कि जो कोर्ट गेव द गवर्नमेंट 24 आवर के अंदर में ये बातें सारा चीज उन्होंने इसमें कहा है और इनमें चर्चा की है। तो आज की जो हमारी चर्चा है द न्यूज का प्रमुख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, चलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं, क्योंकि नया इलेक्शन कमिश्नर हो सकता आने वाले हैं, तो अभी उसकी चुनाव होगी। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, भारत के संविधान में वहां कहां पर इसका स्थान दिया गया है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी विस्तृत से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिकथा, इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद है भाई कि हमारे देश के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए। लोकतंत्र का जो फाउंडेशंस है, लोकतंत्र की जो आधारभूत संरचना है, उसको संरक्षित रखने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसके जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर के, वो डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इसके इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की गई है, चीफ इलेक्शन। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है उन सभी रीजनल कमिश्नर को भी इलेक्शन कमिश्नर जो मेन चीफ जो चयनित किए जाते हैं उनके कंसुलेशन से और उनके कंसुलेशन से, उनकी राय सलाह से बाकी अन्य को भी चुनते हैं, है ना। रही बात उनकी टेन्योर और उनकी कंडीशंस की बात है तो ये डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब तक रहेंगे, हटाए जाएंगे, क्या है उनकी टेन्योर जो है, उनके कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ द ऑफिस जो है इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको डिसाइड किया जाता है ना। तो ये तो बात हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उनके बारे में कि उनके सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर और टर्म के बारे में बात करें। अगर स्ट्रक्चर और टर्म की बात करें तो अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो उनके साथ और भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दोनों को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये बात तो हमने जाना। इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनका जो चयन जो है
6 वर्ष के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है, और अप टू एज ऑफ 65 वर्ष के लिए। मतलब उनकी मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष तक अपना जॉब कर सकते हैं। और उनका जो मुख्य रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी चुनाव जो है 6 वर्षों तक के लिए करते हैं, अर्थात 6 वर्षों तक वो संरक्षित हैं, वो चयन किए जाते हैं। मतलब इनकी टेन्योर कह सकते हो 6 साल का होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये उनके टर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, इलेक्शन और कमिश्नर ऑफ इंडिया के मेंबर का टर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, इसीलिए कहा जाता है कि डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ 2 और होता है। सबकी पावर और सैलरी जो है सब इक्वल ही होता है, परंतु जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमीशंस हैव इक्वल पावर, है ना, इक्वल सैलरी मिलता है, अलाउंस सब कुछ सिमिलर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं उन्हीं की तरह सब कुछ सिमिलर है। परंतु अंतर हो जाता है कि ये मत, कोई किसी भी मत की बात आती है तो मत के आधार पर कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना। तो सैलरी जो है, अलाउंस सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का जज का होता है वही जो होता है आपका इनका भी होता है। नेक्स्ट कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है। तो हटाने की अगर बात करें तो हटाने के लिए उनको सिंपल सी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते ऑफिस से। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को का हटाने का होता है वही प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमीशन का भी हटाने का होता है। हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट से उसको हटा सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है दोनों जो हाउसेज हमारे हैं आपका लोकसभा और राज्यसभा, उन लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के केसेस में भी आपको देखा गया। और वो एक्चुअली इसमें ये दिया गया है कि भाई प्रूव मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये सब प्रूफ होता है तो स्पेशल मेजोरिटी से ही हटाया जा सकता है। दूसरी पॉइंट है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस पर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर हैं उनको हटाया जा सकता है। इसमें ये बातें इसमें कही गई। रिमूवल की जो प्रक्रिया होती है वो 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और वोटिंग सपोर्ट जो है 50% से अधिक होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई हटाने की प्रक्रिया का। और फंक्शंस की बात तो आप जानते हैं कि भाई फंक्शन में क्या करना होता है। फंक्शन तो मात्र आप देखेंगे तो सिंपल से फंक्शन है कि भाई उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी हालत में आपको करवानी है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तो नहीं कहिए, एक तरीके से उनका ये एक सजेशन है आपका। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में जो बैट्स फॉर द जल्लीकट्टू हुआ करता है, कल्चरल एक वहां का इवेंट्स है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, और जल्लीकट्टू जो है वहां का कल्चरल इवेंट्स है, एक तरीके से ओणम पर या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फंक्शन है। लेकिन उसमें जो वहां के जो बुल बैल जो होते हैं, या आप सांड कह सकते हैं, और मैन के बीच में एक तरीके से प्रतियोगिता होती है। तो उस प्रतियोगिता में एक तरीके से कहा जाता है कि वायलेंट प्रतियोगिता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया कि जल्लीकट्टू इज बोथ अ रिलीजियस और कल्चरल इवेंट सेलिब्रेटेड by the people of Tamil Nadu and influence extend beyond the confined to caste and creed। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई जल्लीकट्टू जो है वहां का एक धार्मिक कह सकते हैं, और इसके साथ सांस्कृतिक परंपरा है वहां की। तो जल्लीकट्टू को जारी करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि कुछ दिन से, बहुत दिनों से केसेस चल रहा था कि भाई जल्लीकट्टू को बैन किया जाए, क्योंकि ये तो एनिमल क्रूएलिटी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि जिस प्रकार से, लेकिन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यही केम जोसेफ जो एक्सपेक्ट, उन्होंने कहा है कि जल्लीकट्टू को इस चीज के बारे में बताया कि आर्टिकल 29 में हालांकि इसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि अपनी कल्चर और मिनॉरिटी और कल्चर को कंजर्व किया जा सके आर्टिकल 29 के तहत, तो उसके अनुसार से ये बातें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जल्लीकट्टू है क्या, है ना। मेन आपके एग्जाम में प्रश्न, ये प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा जा चुका है जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टी जो है इवेंट्स है आपका, जल्लीकट्टी टाइपिकली एक प्रैक्टिकल, ये तमिलनाडु का इवेंट्स है। इंडियन पोंगल जो होता है वहां का सेलिब्रेशन, जिससे मथु पोंगल डे के द्वारा, उस पोंगल के दौरान जो है जल्लीकट्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपका सांड और
ये जो है ये है इनकी प्रतियोगिता होता है ना। तो एनिमल क्रुएलिटी है एक तरीके से। जल्लीकट्टू को हम एक प्रैक्टिस तमिल क्लासिकल पीरियड 400 से 100 बीसी के दरमियान वो आ रहा है। आज की परंपरा नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत दिनों से ये परंपरा चली आ रही है ना। और वहां के लोग जो हैं, जो मुल्लई जोग्राफिकल डिविजन्स एंशिएंट तमिल वाले लोग हैं, इस प्रतियोगिता को आज भी जारी करके रखे हुए हैं। ये क्या है, एक तरीके से बुल टैमिंग स्पोर्ट्स है। बुल टैमिंग स्पोर्ट्स होता है कि जल्लीकट्टू इज अ बुल टैमिंग स्पोर्ट्स। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द नेचर एंड द थैंक गिविंग ऑफ द ब्यूटीफुल हार्वेस्ट ऑफ द। नए जो फसल्स आते हैं तो उसमें कैटल्स की पूजा होती है, फसल्स की पूजा होती है, और उसी पूजा के दौरान में जो है ये सांड या बुल कह सकते हैं कि भाई, और व्यक्ति के बीच में प्रतियोगिता होती है। क्रुअलिटी के केस में इसलिए आता है क्योंकि जबरदस्ती पीट पीट कर उसको भगाया जाता है, तो इसको लेकर काफी चर्चा में चल रही थी। इसलिए इसको एक वायलेंट स्पोर्ट्स माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही लोग विनर हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है या मैन हो सकता है। तो मैन तो बुद्धिजीवी है, आपको पता ही है, वो जीतेगा ही जीतेगा हमेशा। तो इसको लेकर ये चर्चा चलती। याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू कहाँ का इवेंट है, तमिलनाडु का इवेंट है आपका, है ना, तमिलनाडु का इवेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है इंपॉर्टेंट है, आप ये नेक्स्ट जो है आपकी भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करता है, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करता है। तो इसमें कहा गया कि जो हमारा इंडिया का ग्रोथ है वो स्लो होने वाला है 2023 में। 5.9 हमारी जो ग्रोथ है 5.9 रहने वाली है। तो इसमें कहा गया कि भाई एक आपको पता है गोल्डमैन सेस नामक की संस्था है, इन्वेस्टर कंपनी है, एनबीएस कंपनी है। वो कंपनी ने जारी किया कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 5.9% रहने वाली है 2023 में। ऐसा गोल्डमैन सच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई 2022 में तो 6.9% आपका ग्रोथ था, है ना। इंडिया की जो ग्रोथ थी 6 पॉइंट कितना थी, 9% थी। लेकिन 2022-23 में ये ग्रोथ आपको 5.9% पर सिमट जाएगी, अर्थात 1% ग्रोथ कम ही रहेगा। ये बात तो उन्होंने अपने आउटलुक रिपोर्ट में ये बात जारी किया है। ग्रोथ के माध्यम से ये भी कहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमी स्लोअर होगा, मॉनेटरी आपका टाइटनिंग और डोमेस्टिक डिमांड जो है ये सारे जो है थोड़े फैडेड होंगे। साथ साथ में ये भी कहा गया है, इन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि जब इस चीजों को पढ़ेंगे तो रेपो रेट की बात की है यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर में कि कोर जो गुड्स इन्फ्लेशन होगा हैज बीन पिक्ड। कोर जो गुड्स इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, कोर कंपनियों या कोर की बात कर सकते हैं, वो थोड़ा सा पीक पर होगा, है ना। अपसाइड रिस्की और सर्विस इन्फ्लेशन होंगे, लाइकली कीप कोर इन्फ्लेशन स्ट्रिक्टली अराउंड द 6%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने रेपो रेट को 6.75% 2023 के फरवरी से 6.75% में वृद्धि करेगा। मतलब रेपो रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करती है कि जिस दर पर सारे कमर्शियल्स बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है वो रेट रेपो रेट कहलाता है। और बैंक रेट होता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बाकी अन्य बैंकों को भी लोन देती है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जिस रेट पर आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल्स बैंकों के, एसबीआई हुआ, आपका पीएनपी हुआ, तो वो बैंक रेट हुआ। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो जिस रेट पर लोन दे रही है उसको रेपो रेट। तो रेपो रेट में वृद्धि की भी बात कही जा रही है ना। बैंक रेट में भी वृद्धि होगा और ये सभी चीजों पर बात की जा रही। तो सिंपल सी एक ही बात था इसके अंदर में कि भाई ये ऐसा एक्सपेक्टेशंस है गोल्डमैन के कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 5.9 रहने वाला है, 1% कम रहेगा भारत के अंदर में 2023 में आने वाला है। मतलब रिसेशन कह सकते, रिसेशन नहीं कह सकते हैं, परंतु जो स्लो डाउन थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा ये बात इसके अंदर में कही जा रही है। इतना कुछ और भी खास नहीं था जो ज्यादातर चर्चा किया जाए, लेकिन आपको बता दे कि भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो बात करना जरूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका, ये है आपका बुद्धिस्ट सेक्ट से रिलेटेड। आपको पता होगा बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के बारे में पता होगा, गौतम बुद्धा के बारे में पता होगा आपका। उसी में आपका डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स हैं। महायाना के बारे में पता होगा, हीनायन के बारे में पता होगा, है ना, ब्रजायन के बारे में पता होगा। सो उसी में बुद्धिस्ट सेक्ट्स जो है आपका फाइंड द
रीइनक्रेनेशंस ऑफ द फेमस रेनपोचे। बौद्ध संप्रदाय के जो एक प्रसिद्ध हुआ करते थे रिनपोचे, उनका पूर्ण जन्म के बारे में बात कही गई है कि हाल फिलहाल में ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये बच्चा जो है ये आपका बौद्ध संप्रदाय के जो प्रसिद्ध रेनपोचे हैं उन्हीं के पूर्ण जन्म किससे पहले वाली जो इनका रीबर्थ की बात यहां पर कर रहा है कि भाई ये इसी का, इनको दलाई लामा टाइप का घोषित करने की बात करें कि ये बच्चा जो है उन्हीं का ये है। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि बौद्ध संप्रदाय प्रसिद्ध रेनपोचे का पूर्ण जन्म होने की बात मानी जा रही है बुद्धिस्ट के अंदर में। तो देखिए इसमें कहता है कि इन द सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट इन द तिब्बतियन बुद्धिस्ट सर्किल द निनगमा सेक्ट्स। निनगमा सेक्ट यूपीएससी में कई बार बुद्धिज्म से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी किताब में नहीं दिया होगा, है ना। तो आप याद रखिएगा कि निनगमा सेक्ट जो है ये भी बुद्धिज्म का ही पार्ट है। निनगमा सेक्ट हैज आइडेंटिफाई अ बॉय फ्रॉम सिप्टी, हिमाचल प्रदेश का सिप्टी वैली है, सिप्टी वैली में ही आपको रीइनकार्नेशंस ऑफ द तकुलुंग स्ट्रेट रेनपोचे, ये पहले बहुत पहले हुआ करते थे जिनका नाम था रेनपोचे। रेनपोचो जो है उस वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर थे, तिब्बतियन तांत्रिक स्कूल के बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो स्कॉलर टाइम टू टाइम पर धर्म से संबंधित जो है दलाई लामा को एक सलाह दिया करते थे। तो उन्हीं का कहा जा रहा है कि इन्हीं का एक तरीके से एक पूर्ण इनका बर्थ है आपका, इस बच्चा को सारा जो रूपरेखा इनकी धार्मिक सब कुछ उन्हीं जैसा मिल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बच्चा जो है उन्हीं टाइप का है ना, उन्हीं को कंसीडर किया जाए। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये जो है आपका, अगर हम बात करें नाइनगमा सेक्ट की बात करें तो इसमें कहा गया रहा है कि ये बौद्धिस्ट सेक्ट है और तकलंग स्ट्रक्ट रेनपोचो जो है बहुत बड़े फेमस स्कॉलर हुआ करते थे। उस वक्त एक तिब्बतियन तांत्रिक स्कूल के स्कॉलर हुआ करते थे। उस वक्त जो है दलाई लामा जो है उनसे समय समय पर एक तरीके से कह सकते हैं कि राय सलाह लिया करते थे। तो ये जो है रेनपोचे जो है ज्यादातर उस वक्त लद्दाख की जब सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री है उसमें रहा करते थे उस वक्त, है ना। और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आज के दौर पर, आज भी उनके फॉलोअर्स बहुत सारे आपको देखने को मिले। ये फॉलोअर्स खास करके आपको तिब्बत में मिल जाएंगे, उनके भूटान हुआ, लद्दाख हुआ, सिक्किम हुआ और अदर हिमालयन पॉकेट वाले आसपास में उनके जो नेगमा सेक्ट्स के फॉलोअर आपको मिल जाएंगे। तो ये नाइनगमा सेक्ट जो है बुद्धिज्म से संबंधित बात करता है ना। इस पर भी हम चर्चा करें। नेक्स्ट जो है आपका, तो ये 3-4 सबसे प्रमुख था, ठीक है। ये आज का, ये आपकी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, आपका प्रीलिम्स के पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।